कला जिंदगी है, भूख मार डालेगी। नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट पर हमारा खास कार्यक्रम। कला जिंदगी है, भूख मार डालेगी। इन शब्दों को देखकर सुनकर आपके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे। कैसे, क्यों, ये क्या कह रहे हैं हम, और न जाने क्या क्या। चलिए आज सबसे पहले हम आपकी इसी सवाल का जवाब दे देते हैं और उसके बाद इसी मुद्दे पर बातचीत करके मंथन करेंगे। हम कला के पुजारी हैं, लेकिन अब पेट की आग जला रही है। जी हां, हम इस वक्त बात उन कलाकारों की कर रहे हैं जो हजारों सपने अपनी आंखों में सजाए सपनों के महानगर चले आते हैं। हमारे कहने का मतलब है मुंबई चले आते हैं। अपनी कला के बल पर मुसीबतों को झेलते हुए अपनी मेहनत के दम पर थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। हजारों सपनों के साथ छोटे बड़े उभरते कलाकार, गीतकार, संगीतकारों के लिए ये कोरोना की महामारी मुसीबत बन गई और पेट की भूख मिटा पाना भी मुश्किल हो गया। पेट की आग तो ऐसी आग है जो सुबह बुझाओ तो शाम को फिर लग जाती है। पैसे नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है। ऐसे में ये गीतकार, संगीतकार और कलाकार जिंदगी की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, अब भूख की लड़ाई लड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। कहीं इन्हें भूखमरी मार ना डाले, कहीं जिंदगी की ऊंचाइयों तक जाने से पहले भूख से खत्म ना हो जाएं। ऐसे में सवाल ये कि इन कलाकारों का दुख सुनेगा कौन, कौन मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। कोरोना महामारी के चलते सभी काम धंधे बंद हो गए। जो जहां था वहीं फंस गया। काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो खाना कहां से आएगा। हर रोज की जरूरतें कहां से पूरी होंगी। किसी और चीज के बिना तो इंसान रह भी ले, लेकिन भूखा कैसे और कितने दिन रहे। इन सभी सवालों के जवाब खोज रहे हैं अपने छोटे छोटे सपनों को मुंबई में पूरा करने आए कलाकार। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमितेश का। अमितेश, बहुत शुक्रिया कायनात। दरअसल ये कलाकार हैं, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। ये वो कलाकार हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन में इनकी पूरी जिंदगी जैसे लॉक हो गई है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। कला इनकी जिंदगी है, लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कला तो इनकी जिंदगी है, लेकिन भूख इन्हें मार डाले। ये तस्वीर आ रही है मुंबई से, यानी कि फिल्मी नगरी मुंबई से, चकाचौंध से दूर एक तस्वीर है। उस तस्वीर को अगर आप देखें और समझने की कोशिश करें तो आंखों में आपके आंसू होंगे और दिल कांप जाएगा। अगले आधे घंटे तक हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र मिश्रा हैं जो फिल्म कलाकार हैं, एक्टर हैं, मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उसके अलावा फराज खान है जो गायक हैं, बहुत अच्छा वो गीत संगीत पर उनका महारत हासिल है। राकेश श्रीवास्तव हैं। राकेश श्रीवास्तव जो है वो पेशे से गायक है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार में वो सदस्य हैं और इन दिनों तमाम कलाकारों के लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे कलाकार जो परेशान हैं, जो बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उन कलाकारों को अपने स्तर से राकेश श्रीवास्तव जी मदद पहुंचा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। सबसे पहले फराज, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे हमारी बातें हो रही थी तो आपने दर्द बयां किया था उन तमाम कलाकारों का जो मुंबई में रहते हैं, और लॉकडाउन ने पूरी उनकी जिंदगी, इस कोरोना काल ने पूरी जिंदगी उनकी बदल सी दी है। दर्द है, तकलीफें हैं, किससे कहें। कलाकार हैं, ये झुकना नहीं जानते हैं, मान सम्मान के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन दर्द तो दर्द होता है, भूख तो भूख होती है। फराज खान साहब, आप बताइए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनको।
जी देखिए, वही सारी दिक्कतें जिसके बारे में आपने बताया। जितने भी हमारे साथी जन के कलाकार हैं और कलाकार जिनको मैं जानता हूँ, तो मुंबई में नए आए हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी कला लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए माध्यम की कमी हो गई है। अब जैसे कि वो कमा भी नहीं पा रहे और जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको कॉन्सर्ट के कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे, वो भी अब लॉस में जा रहे हैं, उनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस है और ना चाहते हुए भी उन्हें कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है जो कि इतनी रिलेवेंट नहीं रहती जितनी आप ऐसे रेगुलर क्लासेस में ले पाते हैं, क्योंकि सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी तरीके का जमघट होना, जमा होना वो ठीक नहीं रहेगा। तो हर तरफ से एक स्ट्रगल उनकी लाइफ में आ गया है। हर तरफ से वो जीने की जद्दोजहद में अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं रिलेवेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो सब लगे हुए हैं। जी देवेंद्र मिश्रा साहब, आपको हमने टीवी पे पहले पर्दे पे देखा है, लेकिन आज हम दर्द बांट रहे हैं। दर्द उन तमाम छोटे बड़े कलाकारों का है जो कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन घुट रहे हैं। तभी तो हम बार बार ये कह रहे हैं, कलाकार हैं, इनके दर्द को समझिए, कहीं ये बिखर न जाएं, कहीं टूट न जाएं। इसलिए हम आज का शो खासतौर पे उन सभी कलाकारों के लिए है जो हमें गीत संगीत टीवी पे हमें हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं, अपनी जो कला है वो दिखाते रहते हैं, लेकिन आज जब वो परेशान हैं तो उनके बात करना मेरा लाजमी है, हक है। देवेंद्र मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ के तमाम जो कलाकार हैं उनकी कैसी हालात हैं, कैसी कंडीशन है और किस तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है उन्हें? देखिए, इस समय तो हालात बहुत ही बुरे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के हालात की बात हम बाद में करते हैं। पहले हमारी इंडस्ट्री में जो कलाकार नॉर्मल डेज में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री बोला जाता है, लेकिन वो ग्लैमर कुछ खास लोगों तक ही सीमित है। मतलब उंगलियों पर आप उन एक्टर्स को गिन सकते हैं, आप उन डायरेक्टर्स को गिन सकते हैं, बस। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कुल मिलाकर अगर सभी सेक्टर्स को जोड़ लिया जाए तो 5 से 6 लाख लोग काम करते हैं। उनके बारे में कभी बात नहीं होती। जब हमारे देश में रिसेशन होता है तो बहुत हवा बना लिया जाता है, सभी न्यूज़ चैनल पे बातें होने लगती है, डिबेट होने लगता है कि इकोनॉमी क्रैश कर गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री की बात बताऊं तो हमारी इंडस्ट्री हमेशा से ही रिसेशन में चलती रही है। हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं सिर्फ एक्टर की बात करूं तो एक एक्टर ऑन एन एवरेज साल के 365 दिनों में सिर्फ 60 से 70 दिन का ही काम करता है। मैं रजिस्टर्ड एक्टर की बात कर रहा हूं, जो कार्ड होल्डर्स नहीं है वो 30 से 40 दिन। तो इन 40 से 50 दिनों के काम में हमें पूरे साल का खर्च चलाना पड़ता है, जो बहुत ही गंभीर समस्या है। दूसरी बात कि अगर लेबर लॉ की बात करें तो हर एक लेबर लॉ में ये है कि 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं हो सकती है किसी भी लेबर की। बस हमारी इंडस्ट्री में 13 घंटे की शिफ्ट होती है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, जितने भी लोग टीवी में काम करते हैं। उसके बारे में कई बात हो चुकी है, गवर्नमेंट से भी बात हो चुकी है कि हमारी इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, ना राज्य सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने अभी तक इसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, जिससे जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमें जरूरत है, वो हमारी जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हुई। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री का जो नॉर्मल डेज में सबसे खराब चीज है वो है हमारा सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन। हमें 3 महीने बाद पेमेंट मिलता है। इस बारे में भी समय समय पर लोग बात कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से आज यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि अगर मैंने आज काम किया है तो मुझे नवंबर दिसंबर में उसका पेमेंट मिलता है। अब जो ये एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं जिनको महीने के 25 दिन का काम है, उनके लिए तो ठीक है, बस जो 1 या 2 दिन काम करने आता है, जो बेचारा नया एक्टर आता है, जो 1 डे 2 डे आर्टिस्ट है, जो 1 दिन काम करके शाम को मजदूरी चाहता है, उसको भी वो 3 महीने बाद 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। ये बहुत ही अजीब सी समस्या है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि क्यों अभी तक इसके बारे में सुनवाई नहीं हुई है। चलिए, और अब जबकि लॉकडाउन शुरू हो गया है, इन्हीं दर्द, इन्हीं तकलीफों को समझने के लिए हम एक खास शो कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि तमाम वो फिल्मी कलाकार, तमाम वो छोटे कलाकार
जो इन दिनों मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास शब्द नहीं है, किससे तकलीफें हैं। इसी शो को के जरिए हम उनको समझने की, आप लोग की दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश श्रीवास्तव जी हैं। राकेश श्रीवास्तव जी संगीत नाटक अकादमी के सदस्य हैं और आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने लेवल से राकेश श्रीवास्तव जी बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कलाकार परेशान हैं। राकेश श्रीवास्तव जी, आपने दर्द देखा, चाहे फराज खान की बात करें, देवेंद्र मिश्रा की बात करें, दोनों कलाकार मुंबई से जुड़े हुए हैं। आपसे जब चर्चा हो रही थी इस शो के बारे में तो आपने भी कहा, आप हालांकि उस वक्त भावुक हो गए थे और आपने कहा, मुकेश मेरे पास शब्द नहीं है, किस तरह हमारे कलाकार परेशान हो रहे हैं, मैं कैसे मदद करूं उनकी, समझ नहीं पा रहा हूं। फिलहाल किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, किस तरह की परेशानियां आपके पास लोग लेके आते हैं? राकेश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले अमितेश जी, मैं खबर कास्ट को धन्यवाद दूंगा कि कलाकारों की समस्याओं को सबसे पहले आप लोगों ने अभी सब सो रहे हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोल रहा है कलाकारों के लिए, कोई अधिकारी तैयार नहीं है अधिकारियों के लिए, कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं है, कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आपने जो प्रयास किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कलाकारों की समस्याओं को दुनिया में उठाया। बहुत शुक्रिया। कलाकार देखिए, अभी जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ उस समय नवरात्र का समय चल रहा था। नवरात्र में तमाम कलाकार जो होते हैं वो देवी जागरण में, भजन कीर्तन में, वो कहीं न कहीं उनकी बुकिंग होती। सहसा लॉकडाउन हो गया, सारे कलाकार बैठ गए। उसके बाद से फिर प्रारंभ हुआ लगन का समय। लगन के समय में ही बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो रात में कार्यक्रम करते हैं तो शायद सुबह उनके घर में रोटी पकती है। महीने भर वो काम करते हैं तो शायद उनके बच्चे की फीस दी जाती है, उनके दूध का खर्चा आता है, उनके मकान का किराया आता है। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग 2.5 महीना हो गया लॉकडाउन का, उन कलाकारों पर क्या गुजर रहा है। मकान मालिक मकान खाली करने के लिए कह रहा है, कोई काम नहीं है, घर में राशन नहीं है, घर में कपड़ा नहीं है, बच्चों की फीस का पैसा नहीं है, दूध नहीं है। हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर, अपने संस्थाओं के स्तर पर जो भी संभव हो, लेकिन कितना कोई मदद करेगा? कोई एक व्यक्ति सबका मदद नहीं कर सकता है, कुछ अपने लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार को कहा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अनुरोध किया है, हमने सूचना प्रसारण मंत्री को भी पत्र लिखा कि वो आकाशवाणी दूरदर्शन को बजट की व्यवस्था करें कि कम से कम जो आकाशवाणी दूरदर्शन में जो पंजीकृत कलाकार हैं उनको काम मिले, उनको काम भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह हम लोग प्रतिदिन ये प्रयास कर रहे हैं कि कलाकारों का, जो कलाकार एक सम्मानित व्यक्ति है, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो किसी से मांग नहीं सकता। उसका स्वाभिमान वो बहुत ही स्वाभिमान होता है। कलाकार वो भूखे सो जाएगा लेकिन किसी से मांगेगा नहीं। तो ऐसे में कलाकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार आप भी उनकी तरफ आप बोलें और उन पर दृष्टिपात करें। आप उनको, क्योंकि इतना बड़ी स्थिति खराब है, बहुत से कलाकार आत्महत्या करने की मेरे खबर में आएगी, बहुत से कलाकार आत्महत्या भी किए। तो ये दिन अभी ये पता नहीं कब तक ही रहेगा। कलाकार बिल्कुल ये मदद बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं पुनः आपको देता हूँ कि आपने संज्ञान लिया और पूरे देश में बिल्कुल। राकेश जी, हमारी कोशिश भी यही है कि हम लगातार कलाकारों के साथ हैं। हमारी कोशिश यही है कि कलाकारों को जो भी उनकी तकलीफें हो जल्द से जल्द दूर हों। फराज खान साहब और राकेश श्रीवास्तव जी को आपने सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में वो सदस्य हैं संगीत नाटक अकादमी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज के दौर में हम सबको मिलकर कला को बचाना है, कलाकारों को बचाना है। फराज खान साहब, आपके सामने कोई ऐसा वाकया, आपके सामने कोई आया जिसमें इस तरह की तकलीफें लिए कोई कलाकार आपके पास आया हो जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकता हो, आपसे उसने अपना दर्द साझा किया हो? जी, हमें करीब मान के चलिए ईद के 2-3 दिन पहले कॉल आया था। वो कलाकार हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सितार बनाते हैं, तबला बनाते हैं और मुंबई में रहकर बनाया करते थे। तो ये अपने कॉन्टैक्ट दिया करते थे, जब कोई इनसे इंस्ट्रूमेंट बनवाना चाहता था तो ये बना के दे देते थे। इनका फोन आया, ये कलकत्ता में उस वक्त थे और कलकत्ता में उसी शाम मेरे ख्याल से वो साइक्लोन आने वाला था।
तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि ये जैसे तैसे करके कलकत्ता आ गए हैं, क्योंकि मुंबई में जिस इलाके में रहते थे वहाँ के मकान मालिक को देने के लिए इनके पास पिछले 4 महीने से किराया नहीं था, और ये अब कलकत्ता से अपने गांव लौटना चाहते हैं, जो इनके पास पैसे नहीं है अपने गांव लौटने के। तो ये चाह रहे थे कि मैं इन्हें कुछ पैसे भेजूं ताकि ये अपने गांव जा सके और अपने घर वालों से मिल सके, ताकि उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो या दोबारा आकर यहाँ कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह अच्छे से अच्छे जो कलाकार हैं, जो काफ़ी वक्त तक से, मेरे ख्याल से 15 साल के आसपास वो काम किए हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने का, और लॉकडाउन जब इस तरह आया है तो 15 साल की मेहनत, जमा पूंजी और इतनी सारी जो आप कह सकते हैं अनुभव को लेके वो कलकत्ता तो लौट गए और कलकत्ता से फिर अपने गांव। तो ऐसे कई सारे लोग और होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, इसी तरीके से जूझ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है लोगों को इस फील्ड में सफलता प्राप्त करते हुए। काफ़ी मेहनत है, जो कि आप देखें प्राइवेट सेक्टर वालों से ज़्यादा मेहनत। आज मुझे याद है देवेंद्र मिश्रा, आपको भी मैं अपनी एक बात साझा करना चाहता हूँ। राकेश जी आप भी सुनिएगा। तकरीबन 10 साल पहले जब मुझे एक मोड़ पे एक जो कलाकार है संतोष खरे जी से मुलाकात हो गई। सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन बदहाली ऐसी थी कि वो एक हनुमान मंदिर है, वहां पर वो रह के वो लोगों से पैसे मांगते थे, और जो चंद पैसे मिलते थे उन चंद पैसों से उनका वो अपना खर्च चला पाते थे। हमने भी उस वक्त उनकी आवाज उठाई और तमाम जो लोग हैं उनकी मदद करने आए थे, हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कलाकार इतना सम्मान से जीना चाहता है क्योंकि वो पर्दे पे कला के जरिए अपनी चीजें इस कदर वो देख चुका होता है, किसी के सामने वो झुकता नहीं है। और यही ना झुकना, यही अंदर अंदर उड़ना, तमाम ऐसी घटनाएं जिसका जिक्र राकेश श्रीवास्तव ने किया है। तो हम चाहते हैं कि कलाकार परेशान ना हो, ये बुरा वक्त है, ये टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक बार फिर से आपकी जो संगीत और गीत की जो रुपहले पर्दे की एक खूबसूरत दुनिया है फिर से आबाद होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं देवेंद्र मिश्रा जी? आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात, ऐसी कोई वाकया? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ये बुरा वक्त तो है, ये चल तो जाएगा, लेकिन जब तक बेसिक चीज़ें सही नहीं की जाती हमारी इंडस्ट्री की, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि लोग टूट रहे हैं, लोगों को टूटना नहीं चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि लोग टूट चुके हैं। इनफैक्ट जो 2-3 एक्टर्स ने आपने देखा होगा सुसाइड किया है, उसमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे आए दिन हमारे सर्कल में हम लोग बातें करते रहते हैं कि किसके क्या कंडीशन है, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि सभी एक ही लेवल पे हैं, सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सभी को अपने घर का रेंट देना है, सभी को अपनी फैमिली चलानी है। तो जब तक हमारी इंडस्ट्री की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, सबसे पहले तो मैंने जो अपनी बात शुरुआत में कही कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। गवर्नमेंट को हमारी इंडस्ट्री से इतना टैक्स जाता है, अगर उस टैक्स का आधा हिस्सा भी हमारी इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए अगर गवर्नमेंट खर्च कर दे तो कलाकार को हनुमान मंदिर के सामने बैठ के भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये मुझे बहुत ही कहते हुए बहुत ही मुझे ग्लानि हो रही है कि हमारी हालत है ऐसी। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता दूं, 10 साल पहले जब मैं आया इंडस्ट्री में, जो एक आर्टिस्ट का रेट था, आज 10 साल बाद भी वही रेट है, उससे भी रेट गिर चुका है। हमारा न्यूनतम एक जो होना चाहिए, एक आमदनी का एक रेट होना चाहिए, वो तय नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ हम लोग बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं कि अक्षय कुमार ने इतना करोड़ दे दिया, इसने इतना दे दिया, इसने इतना दे दिया, बस वही 4-5 लोगों के पास पैसा है। बाकी बहुत ही मैं ये कहूँ कि हमारे एक्टर्स में भी अब जब हालात इतने बुरे हो चुके हैं तो मुझे कहते हुए कोई भी संकोच नहीं होता है कि बिलो पॉवर्टी बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में, और जिनका शोषण किया जाता है जस्ट बिकॉज उनको काम की जरूरत है। वो महीने भर खाली बैठे हैं, फिर 2 दिन का काम आता है, जितना न्यूनतम उनका रेट है उससे आधे रेट पे काम कराया जाता है, और उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनको घर चलाना है। तो जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर वेलफेयर स्कीम नहीं चलाती है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जब तक इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता है,
तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और इस लॉकडाउन ने तो और भी ज्यादा कमर तोड़ दी है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है। कुछ लोग कैसे भी करके उनकी हाफ सैलरी 50% सैलरी तो आ रही है, बट जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो टोटली घर पे बैठी हुई है, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं है। अब जिस दिन से काम शुरू होगा उसके 3 महीने बाद हमें हमारा पेमेंट मिलेगा। तो ये 3 महीने का लॉकडाउन तो गया, इसके बाद 3 महीने का और लॉकडाउन होना है जो हमें झेलना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट कुछ कदम नहीं उठाती है तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अभी 3-4 सुसाइड हुए हैं। आने वाले 3-4 महीनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस समय बहुत ही मेंटल टॉर्चर से घूम रहे हैं, जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो सबको अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ कहते हैं तो आमतौर पर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, बिलीव भी नहीं करते, क्योंकि आम पब्लिक ने तो शाहरुख, सलमान, आमिर को ही देखा हुआ है। उनको लगता है इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक करोड़पति है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया, एक पॉवर्टी से नीचे काम करने वाले लोग भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र मिश्रा जी, हम और आप सब कोशिश यही करें कि अगर किसी को भी तकलीफें हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा उनकी तकलीफों को हम बांट सकते हैं, जो हमारे बस में है देवेंद्र मिश्रा जी, जो हम उनके साथ जो मदद कर सकते हैं वो हमें करना होगा, वो देवेंद्र मिश्रा जी करना होगा, फराज खान को करना होगा, राकेश श्रीवास्तव जैसे लोगों को करना होगा, क्योंकि आप लोग पे फक्र है, हमें नाज है कि आप लोग सिर्फ 3 लोग नहीं है, पूरे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, नुमाइंदगी कर रहे हैं आप लोग। फराज खान आपके पास आएंगे और क्योंकि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन ये मौका नहीं है कि आपसे हम गाने के लिए कहें या कुछ सुनाने के लिए कहें, लेकिन ये जरूर है कि आपसे जो आपके दर्द है वो आपके शब्दों में हम जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले राकेश श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। राकेश जी, आप पर्सनल अपने व्यक्तिगत स्तर पे तमाम कुछ काम करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि देवेंद्र मिश्रा जी की जो आवाज है, जो फराज खान की तकलीफ है, इन तकलीफों को आप, क्योंकि आप एक सम्मानित पद पे हैं, इन तकलीफों को आप बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं और सरकार के नॉलेज में लाकर ऐसी कोई जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसी तरह का आश्वासन आप देना चाहेंगे तमाम कलाकारों को? नहीं, बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने पत्र लिखा है, संस्कृति मंत्री को भी हम लोगों ने पत्र लिखा है, और उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने मंत्री को यह अवगत कराया कि सबसे पहले जितने कलाकार हैं, चाहे वो किसी वर्ग के कलाकार हों, सबका एक पंजीकरण हो, ताकि हमारे पास एक सूची आवे कि किस जिला के कितने का। अभी तो मेरे पास सूची ही नहीं है कि कौन कलाकार है, क्योंकि कल को कोई भी आदमी एक गाना गाएगा, वो भी कहेगा मैं कलाकार हूँ, उसको कलाकार कैसे माना जाए? लेकिन हमको मुझे मानना भी पड़ेगा। तो एक पंजीकरण हो, कलाकारों का पूरा बायोडाटा लेके एक पंजीकरण हो, संस्कृति विभाग कर सकता है, इसके लिए हम लोगों ने लिखा है। और अभी देवेंद्र जी ने कहा कि तमाम सब चीजों बताई ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कलाकारों का शोषण भी होता है, लेकिन शोषण होता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कलाकार ही दोषी है, मुझे तो ये लगता है। अगर वो कलाकार है तो, लेकिन कभी कभी बिल्कुल देवेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ कि मजबूरी होती है, बच्चों के का प्रॉब्लम है, उसको घर चलाना है, तो वो समझौता करता है। इसलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी। सरकार की नीति है, सरकार उसमें क्या करेगी, यही कहना है कि दोष किसका है इसे बाद में तय कर लेंगे, दोष किसका है इसे बाद में तय कर लेंगे, पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए, पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए। तो ये तो हम लोग बाद में तय करेंगे। अभी हम लोग सबका फर्ज है, हम छोटे कलाकार हैं, तो मेरी जो स्थिति है, जो मेरी आर्थिक स्थिति, उसी के हिसाब से हम अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह तमाम फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, तमाम कलाकार हैं जो लाखों लाखों रुपए लेके कार्यक्रम करते हैं, उसमें से थोड़ा सा भी अंश निकाल देंगे तो कुछ कलाकारों का भला हो जाएगा। तो जो हमारे हाथ में है पहले हम लोग करें, बाकी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार निश्चित रूप से सुनेगी हम लोग की बात, क्योंकि कलाकार हर मौके पर कलाकार सरकार के साथ जुटती है, चाहे वो सरकार का समीकरण हो, चाहे सरकार का प्रचार हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार हो। जी, तो सबसे देवेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहिए। देवेंद्र मिश्रा जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, राकेश जी ने बात कही कि कहीं न कहीं हमारे शोषण के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हमारी गलती यही है कि हम कलाकार हैं।
इसके अलावा कोई गलती नहीं। हमारी गलती ये है, हम कलाकार हैं, हमारी गलती ये है, जैसे मैं यूपी से हूँ और हिंदी टेलीविजन में काम करता हूँ, लेकिन यूपी में इंडस्ट्री नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा यूपी में व्यूअर्स हैं। अभी तक इतनी बातें हुई, इतनी गवर्नमेंट है। इनफैक्ट अभी फिर से जो योगी जी ने कई सारी बातें की है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे। लेट्स सी कि इंडस्ट्री कैसे लगती है। अगर ये इंडस्ट्री वहाँ लग जाए तो हमें बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय में अगर हर एक स्टेट अपने अपने कलाकारों के लिए इंडस्ट्री लगाए तो कोई जरूरत नहीं हम बॉम्बे आकर यहाँ पर इतने रेंट में हम यहाँ पर रहें। हम अपने घर पर रह के अपना काम कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमारी ठीक कह रहे हैं आप देवेंद्र मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी हमारे पास कमी है। फराज खान, बहुत संक्षेप में आप अपने अंदाज में, अपने शब्दों में 2 लाइन अगर आप अपने तमाम दर्शकों के लिए सुना देंगे कि दर्द जो है उसको समेटे हुए। जी, मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा कि हर कार्यक्रम का अंत एक आने वाले अच्छे कल की उम्मीद के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी सुख मेरी जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश जी के बाद से एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि सभी जानते हैं कि एक वक्त में जब अंग्रेजों का राज नहीं था या अंग्रेज आ चुके थे और लेकिन पैर नहीं पसारे थे, तो आर्टिस्टों के लिए वजीफा दिया जाता था, एक तरीके का पेंशन हुआ करता था और वो सरकारी खजाने की बात होती थी। लेकिन आजकल की जब सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रखा हुआ है, तो वो आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं और जो पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि ये लॉकडाउन उन आर्टिस्टों को खत्म कर रहा है? क्योंकि अगर वो अपने आर्ट पे ध्यान नहीं दें और कोई दूसरा जरिया ढूंढ लें कमाने का, तो जाहिर सी बात है कि जो कंट्रीब्यूशन हमारे पुराने जब मिर्जा गालिब साहब को कहते हैं कि लिखने में बहुत अच्छे थे, बड़े गुलाम अली साहब हो गए, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं जो कि बहुत छोटे बैकग्राउंड से आगे आए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला होगा। हम आने वाले अपनी जो कला जनरेशन है, जो कला को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो नई नई चीजें दुनिया को सिखा सकते हैं, जो हमने जो सीखा, हम जो सीख के बड़े हुए, हम उन लोगों को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं इस जरिए से कि अगर उनका शोषण हो रहा है तो हम उनकी मदद ना कर पाए किसी तरीके से, या उनके लिए कोई प्रोविजन ना रख पाए ताकि उनका अगर शोषण हो तो वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। तो ये बहुत जरूरी है। करते हैं फराज खान, देवेंद्र मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो पतझड़ के मौसम है बहुत जल्द खत्म हो जाए। आप लोगों की फिर से जो रंगीन दुनिया है फिल्मी पर्दे की, छोटे पर्दे की, वो फिर से एक बार आबाद हो सके। आप सभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहे। राकेश श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, देवेंद्र मिश्रा आपका शुक्रिया, फराज खान आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि फिर से एक बार आप सबकी जो दुनिया है वो आबाद होगी और एक बार फिर से जो गीत संगीत की जो महफिल है वो सजेगी। और आप टूटिए मत, आप बिखरिए मत, क्योंकि आप एक महज कलाकार नहीं है, कईयों की आप जिंदगी हैं, आपको आगे बढ़ना है और पत्थर की जो मौसम है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर से एक बार आपकी दुनिया आबाद होगी। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।